बहुजन समाज के ऊपर जिस तरह देश में भारत में लगातार अन्याय अत्याचार बढ़ रहा है, इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि बहन कुमारी मायावती जी की स्थिति क्या है आज के राजनीतिक दौर में। राजनीति में बहन कुमारी मायावती जी की इस समय क्या पोजीशन, ग्राफ क्या है उनका, इन सब मुद्दों पे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं समीर हाशमी जी, जो खबरी अड्डा के संपादक। ये लगातार बहुजन समाज की आवाज़ों को उठाते रहते हैं, साथ ही साथ इन जैसे मुद्दों को बखूबी टच करते हैं और दर्शाते हैं, लोगों को दिखाते हैं और लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप इनसे इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, हम चाहेंगे कि आप मुद्दों पर अपनी बातें रखें। किन मुद्दों से हम अपनी शुरुआत करें, शायद अगर आप वो चीज़ें बताएंगे तो वो बेहतर। देखिए, आप शुरुआत कर सकते हैं। बहुजन समाज की जो स्थिति है, लगातार अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर, अन्याय हो रहा है और सजा नहीं होती, कार्रवाई नहीं हो पाती, बहुत टाइम लगता है। देखिए, अत्याचार की बात आपने कहा है, तो अत्याचार जो करता है उससे ज़्यादा गुनहगार वो होता है जो अत्याचार को सहता है। और उसी संदर्भ में बाबा साहब ने देश की जनता या समाज को उन्होंने एक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि आज जो मैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे आने के लिए, अपने समाज के लिए मैंने काफ़ी परेशानियों को, काफ़ी तकलीफ़ों को, काफ़ी पाबंदियों को मैं झेलते हुए आज यहाँ पर आया हूँ और जिस कार्य को मैं लेके आगे चल रहा हूँ वो शायद काफ़ी मुश्किलों के साथ मैं लेके उसको आगे चल रहा हूँ। और आज इस कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है और मेरी है। हमें हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ उनकी बातों को लेकर समाज के आगे जाना होगा। ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, मायावती जी का 15 जनवरी को जन्मदिवस था। मायावती जी का ग्राफ क्या देखने को मिल रहा है आपको? क्या लग रहा है, मायावती जी का ग्राफ फिर ऊपर उठेगा या नीचे ही गिरते जाएगी? आपने मायावती जी का जिक्र किया है, तो सबसे पहले उनके ग्राफ का अगर मैं यहाँ विश्लेषण करूँ, उससे पहले हमें ये जानना होगा कि मायावती है कौन। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि 15 जनवरी 1956 को वो जन्मी थी। दिल्ली में एक ऐसी झुग्गी झोपड़ियों से निकलकर बीए किया उन्होंने, बीएड किया उन्होंने, बाद में एलएलबी किया और उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश के जो देश का सबसे बड़ा सूबा होता है उसकी बागडोर को उन्होंने संभाला था। अगर हम ये कहें कि एक जो शिक्षिका के तौर पर उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की और वो आज जो देश में अगर जब किसी एक सशक्त महिला का नाम आता है या एक राजनीतिक पार्टी का नाम आता है तो शायद बहन जी और बसपा का नाम सर्वोपरि होता है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, अब आपने ग्राफ की बात किया है, तो वो जो समाज उनको वोट देता है, वो जो समाज जो उनसे जुड़ा हुआ है, आज भी कहीं ना कहीं वो बहन कुमारी मायावती से जुड़ा हुआ है। हमेशा विपक्षी पार्टियां हों, क्योंकि सरकार के जो नुमाइंदे होते हैं या सत्ता में जो बैठे रहते हैं, वो ऐसा खेल खेलते हैं कि जो उनका कोर वोटर होता है वो उनसे बिछड़ जाए। और शायद मौजूदा जो सरकार है, मौजूदा जो परिस्थितियां हैं, मौजूदा जो स्थितियां हैं, वो शायद मायावती के अनुकूल होने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो विफल रहती हैं। जी, क्या कारण है, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, कारण है कि अगर हम ये कहें कि घर का भेदी लंका ढाए तो शायद वो गलत नहीं होगा। आज बसपा, शायद में अगर जब मायावती ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लिया था, फिर उसके बाद 2007 से 2012 तक पूरे बहुमत की उन्होंने सरकार बनाई थी। तो जो क्या बोलते हैं, उनके समाज से जुड़े हुए जो छोटी छोटी पार्टियां थी, शायद वो उतनी प्रचलित नहीं थी, लेकिन आज उसी समाज से 2-3 पार्टियां जो मौजूदा समय में जुड़ गई हैं, तो कहीं ना कहीं वोट को विभाजित किया जा रहा है। और जब वोट को विभाजित होगा तो शायद उसका फायदा जो दूसरी पार्टियां हैं उनको बेहतर तौर से मिलेगा। जी, अच्छा, ये भी देखने को मिलता है कि देखने को क्या मिलता है, लोग कहते हैं बसपा का ग्राफ नीचे जाने का एक और कारण है। वो कारण ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद को मैदान में उतरना। चंद्रशेखर आज़ाद ने जब से अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, पॉलिटिकल पार्टी बनाई है, आज़ाद समाज पार्टी, तब से बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ गिरते जा रहा है। देखिए, एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कहूँगा, सबसे बड़ी गिनती अगर 1 से लेकर 9 तक होती है, वहीं से होगी, फिर उसके बाद उसके साथ जुड़ते जुड़ते वो लाखों, करोड़ों, अरबों तक पहुंच जाता है। तो अगर 0 के साथ 1 जुड़ेगा तो शायद वो 10 बनेगा, और जब वो 10 बनेगा तो 1 से लेकर 9 तक को वो समाप्त कर देगा। और मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने चंद्रशेखर आज़ाद की बात की है, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जो उस समाज में, चंद्रशेखर आज़ाद का युवाओं में
या चंद्रशेखर आजाद ट्विटर पे लड़ाई नहीं लड़ता है, वो जमीनी स्तर पे जाके लड़ाई लड़ता है। और शायद लोगों को चंद्रशेखर बनने की जरूरत है, क्योंकि वो आवाज चाहिए। आज समाज में नैतिकता के नाम पर देखा जाए, सामाजिक समानता के नाम पर देखा जाए, सामाजिक समीकरण के नाम पे देखा जाए, तो आज चंद्रशेखर बनने की जरूरत है। और अगर उसको हम बसपा से जोड़ते हैं तो बिल्कुल, अगर दोनों साथ में आते हैं तो शायद एक एक मिलकर 11 बनने का काम करेंगे और आने वाले समय में एक इतिहास रचने का काम करेंगे। नहीं, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर साथ में आते हैं तो, बिल्कुल, लेकिन साथ में कब आएंगे? और चूंकि देखिए, चंद्रशेखर आजाद ने लगातार कोशिश की कि वो बहन कुमारी मायावती जी चंद्रशेखर आजाद को बुला लें, मतलब खुद को बुला लें। ऐसा चंद्रशेखर ने कोशिश की थी कि वो मुझे बुला लें, लेकिन मायावती की तरफ से कोई इशारा नहीं आया। इसलिए देखने को मिला कि 2022 के यूपी इलेक्शंस में चंद्रशेखर आजाद ने अलग अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा, तो गठबंधन किसी के साथ नहीं था। अभी रामपुर में चुनाव हुए, खतौली में चुनाव हुए, तो वहाँ पे चंद्रशेखर आजाद ने RLD, जयंत चौधरी की पार्टी से उन्होंने, जयंत चौधरी की पार्टी RLD, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, इस पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा उपचुनाव। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मायावती इनके साथ रहती तो चंद्रशेखर आजाद को दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता? देखिए 2019 की बात करूं मैं, तो बुआ और बबुआ दोनों साथ में आए थे, सामाजिक समीकरण बदलने आए थे, ठीक है, देश की राजनीति को बदलने आए थे। तो अगर जब बुआ और बबुआ की जोड़ी बन सकती है, तो बुआ और बेटी की जोड़ी बनने में शायद किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन अब बात रही कि अगर वो चंद्रशेखर आजाद को अपने सम्मिलित करती है, तो देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है वो एक राष्ट्रीय दल है, और शायद अगर छोटा कोई किसी भी पद पर बैठता है, तो मैं यहाँ पे घमंड नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन उसको अपने आप में ये चीज़ें होता है कि हम छोटों से अगर जुड़ेंगे तो शायद हमारे जो तमगा लगा हुआ है, जो ठप्पा लगा हुआ है राष्ट्रीयता का, वो शायद खतरे में आ जाएगा। लेकिन खतौली की सीट में शायद वो खत्म करके दिखाया है, क्योंकि सामाजिक समीकरण बिना बनाए आप किसी भी पार्टी को, किसी भी क्या बोलते हैं चुनाव को जीतना शायद वो मुश्किल जो नहीं हो सकता है जी। अच्छा, ये भी देखिए कि भले मायावती जी ने चंद्रशेखर आजाद को अपनी पार्टी में नहीं मिलाया और अभी भी नहीं मिला रही है, ऐसा कोई इशारा नहीं आया कि वो मिला लेंगी या कुछ ऐसा संदेश नहीं, लेकिन देखने को मिलता है कि जो युवाओं का वोट है या जो युवाओं का समर्थन है वो मायावती से ज़्यादा चंद्रशेखर आजाद के पास युवाओं का वोट बहुत ज़्यादा है। ठीक, युवाओं से देश की नैया या पार्टी की नैया युवाओं से नहीं पार होगी। जितना अगर क्रेडिट आप बहुजन समाज को अगर देते हैं मायावती के फेवर में, उतना क्रेडिट मिलता है चंद्रशेखर आजाद के फेवर में। शायद 2017 को, मैं आपको वहाँ पे मेरे ख्याल से 2017 ही था, जब देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर जो कहा जाता है संसद भवन कहा जाता है, लेकिन उच्च सदन जो कहा जाता है उसको राज्यसभा को कहा जाता है, और मायावती ने वहां पे इस्तीफा दिया था। शायद आप भली बातें उसको जानते होंगे। और वो उन्होंने क्या कहते हुए इस्तीफा दिया था? उन्होंने कहा था कि अगर मैं अपने समाज, अपनी जाति या अपने लोगों के लिए मैं इस सदन में आवाज नहीं उठा सकती हूँ, तो शायद मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं इस सदन से, अपनी सदस्यता से मैं इस्तीफा देती हूँ और आज से मैं इस सदन को छोड़ के मैं जाती हूँ। ये मायावती के शब्द थे। तो वो अपने समाज के लिए कर रही है। हमारा देखिए जातिगत क्या बोलते हैं भेदभाव में बटकर या आपसी राजनीति के भेदभाव में बटकर हमें अपनी जो दिशा है, जो बाबा साहब की दिशा है, जो बाबा साहब का क्या बोलते हैं एक संदेश था, जो काशीराम जी का एक, क्योंकि काशीराम मायावती बनाने वाला कोई और नहीं था, वो काशीराम जी था। तो शायद उनके अगर मूल चीज़ों को, उनकी मूल बातों को, उनके संदेशों को हमें लेके चलना है तो बेहतर होगा, क्योंकि आज के समय में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो जनता के ऊपर, लोगों के ऊपर हावी होती जाती हैं, क्योंकि अब न विकास, न रोजगार, न दलित, न वंचित, न शोषित, न ओबीसी, न मुस्लिम, किसी भी पार्टी जाति के लोगों को साथ लेके नहीं चला जा रहा है। आज हिंदू मुस्लिम, हिंदू वर्सेस दलित का राजनीति करके सत्ता पे काबिज है। लेकिन शायद ये ज़्यादा दिन तक आपके दर्शक भी देख रहे होंगे और लोग भी आपके चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। शायद ये राजनीति एक डब्बे में बहुत जल्दी सिमटेगी और शायद वो जो आंकड़ा 302 402 वो शायद फिर से 2 पर सिमटने का बहुत जल्दी समय आएगा। आपने इशारों में बातें कर दी, समझने वाले समझ के होंगे, मैं भी समझ गया। बिल्कुल, इशारों में देखिए, जो इशारों में समझ जाए, जो इशारों में अपनी बातें समझा दे, वही समझदार होता है। बिल्कुल। अच्छा,
दूसरी चीज़ ये कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की बात हो रही थी, मायावती की बात हो रही थी। अभी एक वामन मिश्राम का वीडियो वायरल हुआ था। वाम सेफ के अध्यक्ष हैं वामन मिश्राम, उनका वीडियो वायरल हुआ। उसमें वो ये कह रहे हैं कि मायावती के चैप्टर को क्रॉस करने की जरूरत, बसपा का खात्मा होना जरूरी है। और सोचिए, वामन मिश्राम बहुजन समाज के ही हैं और बहुजन समाज के एक बड़े नेता हैं। वाम सेफ के वो अध्यक्ष हैं, उनके भी फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये जो उनका बयान था, ये समाज पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ऐसे में इन जैसे बड़े नेताओं का ये सब कहना, ये जो बिना सोचे कही जाने वाली जो बातें हैं, ये कह देना, ये मुझे तो नहीं समझ में आ रही। देखिए, जो आपने क्या प्रभाव उनकी बात कही है, ठीक है, उसमें तो यही होता है, हम हैं बाकी सारे कम हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आप ये चीज़ कर अगर समाज में जो संदेश अगर आप ये देना चाहते हैं कि दलितों के सबसे बड़े मसीहा हम, तो आप जरा ये बताइए आपने क्या किया दलितों का। बिल्कुल सही बात। रतन लाल जो है प्रोफेसर, दिल्ली के प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के, उन्होंने ट्वीट कर ये लिखा भी वामन मिश्राम की वीडियो पे कि आप पहले काउंसलर जिता लो, फिर बसपा को खत्म करने की बात करना। शायद आपको ये चीज़ें पता होगी, एक इंटरव्यू के दौरान मैं देख रहा था, आर्टिकल में पढ़ रहा था कि मायावती, ठीक है, आप देखिए उस नाम पर मत जाइए, उन भावनाओं पे जाइए, उनके कार्यों पे जाइए, जो योगदान उन्होंने शायद दलित पिछड़ों के लिए वो उन्होंने संघर्ष की लड़ाई लड़ी है, वो शायद आज उनकी जगह अगर दलित नेता के तौर पे सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो आज अगर भारत में वो नाम आता है, मैं यूपी की नहीं भारत की बात करता हूँ, तो वो सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का नाम आता है। और उस नाम को अगर एक और हाथ मिल रहा है तो वो चंद्रशेखर आज़ाद का है। किसी ट्विटर पर, किसी जनसभा में अगर ये जाके आप नारे लगाना, ये कहना, ये बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपको जमीनी स्तर पर उतरना है तो हाथरस का कांड हुआ था, चंद्रशेखर आज़ाद थे जो वहाँ पर गए हुए थे। अगर और कहीं बात आती है, चाहे उस बच्चे को जो पानी के लिए रोका जाता है, चाहे बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, चाहे अगर मंदिर में जाने से रोका जाता है, अगर जमीनी स्तर पर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो वो मायावती और चंद्रशेखर आज़ाद लड़ रहे हैं। तो ये जो बाकी लोग आ रहे हैं वो तो कहेंगे कि क्या बोलते हैं, हिस्सेदारी हम हैं, वो नहीं चलेगा। जनता भी जानती है, हमारा समाज भी जानता है, क्योंकि जो हमारे लिए करेगा हम उसके लिए हैं, जो हमारे लिए नहीं हम उसके लिए। अच्छा ठीक है, इन सब मुद्दों पे बात हो गई। अब फिर से आते हैं जो शुरुआत में हमने टॉपिक छेड़ा था, बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं। अत्याचार की बात तो हो गई। अत्याचार होने के बाद जो कार्यवाही नहीं होती, समय से कार्रवाई नहीं होती है, केस को बीते हुए 1 महीने हो जाते हैं, 2 महीने हो जाते हैं, कुछ नहीं होता है, तो ये कहाँ कमियाँ रह जा रही हैं? मतलब सरकार क्या चाहती है? देखिए, सरकार ये चाहती है क्या कि इन लोगों को न्याय ही ना मिले? देखिए, लोकतंत्र जो टिका है वो 4 स्तंभों से टिका है, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, पत्रकारिता, 4 स्तंभ है, ठीक है। और लास्ट वाला जो स्तंभ है वो पत्रकारिता का है। अब हमारा जो क्या बोलते हैं, जो हम अगर बात करते हैं, हमारा शासन, हमारा प्रशासन इतना लचीला है कि मैं अगर दलितों की बात एक साइड में रखता हूँ, तो बेगुनाह जिनके ऊपर अभी शायद क्या बोलते हैं आरोप सिद्ध नहीं हुए, वो जेलों में 15 साल 30 साल से पड़े हुए हैं। तो आप इस चीज़ों को कोर्ट यहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गलती सरकार की होती है। सरकार अलग पक्ष रखता है, कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप होता है, मैं उसको नज़रअंदाज नहीं करता हूँ, लेकिन उसमें गलती होती है जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, क्योंकि हमारा लचीलापन इतना ज़्यादा हो गया है प्रशासन में कि जो बेगुनाह हैं वो जब 15 साल या 30 साल की सज़ा काट रहे हैं, वो जब बाहर आते हैं, उनका ना समाज में अस्तित्व होता है, ना उनका परिवार का अस्तित्व होता है। क्या उनको वो इज्जत, वो बराबरी, वो सामाजिक जो क्या बोलते हैं बदलाव होना चाहिए, तो क्या दोबारा प्रशासन उनको देगा? नहीं दे सकता है। आप स्वयं एक पत्रकार, आप उससे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा। आप कई जगह भी गए होंगे, आपने उस खबरों को भी कवर किया होगा, तो शायद अगर आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप वो हमारे साथ शेयर करें। जी हाँ, देखिए ये तो बिल्कुल सही कहा। एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। मैं एक जगह गया था कवर करने, वो ज़िला था महाराजगंज, गोरखपुर के बेहद का इलाका था। वहाँ पे एक ज़मीन खाली थी और ज़मीन वापस मतलब बहुजन समाज के किसी व्यक्ति की थी। वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया। उस ज़मीन पे वहाँ के लोगों ने, जो बाबा साहब को मानते थे, जो बाबा साहब को चाहते थे, उन लोगों ने वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगा दी। 1 हफ्ते बाद कुछ ब्राह्मण सहित कुछ ठाकुरों ने पुलिस को बुलाते हुए पुलिस के साथ आके उस मूर्ति को हटाने की कोशिश की। पुलिस भी उन लोगों के साथ थी। और सुनिए क्या हुआ।
नया मोड़ ये आता है कि पुलिस वाले कहते हैं कि आप लोगों ने गलत काम किया है बाबा साहब की मूर्ति लगाने। वहाँ की प्रशासन यहाँ तक गिर गई थी कि मूर्ति लगाने की वजह से वहाँ के लोगों को इतना मारा कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा, आप एक चीज़ और कि जब पुलिस वहाँ पे मूर्ति को तोड़ने गई थी, बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने गई थी, यहाँ पे कोई और नहीं यहाँ पे, बल्कि बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने पुलिस वाले ही गए थे। पुलिस वाले जब गए, कहाँ की बातें आप ये कर रहे हैं? ये जिला महाराजगंज है, गोरखपुर के सटे एक जिला है, वहीं की बात है। जब पुलिस वाले मूर्ति तोड़ने गए, वहाँ की महिलाओं ने मूर्ति को घेर लिया, जैसे चिपको आंदोलन हुआ था, हाँ, पेड़ को घेरा गया था, उसी तरह इस मूर्ति को घेर दिया गया था। पुलिस वालों ने वहाँ पे देखिए महिला कांस्टेबल भी नहीं थे, जो जेंट्स कांस्टेबल थे उन्होंने ही उन महिलाओं को इतना मारा। कुछ महिलाएं बचने का प्रयास भी की, आसपास में कुछ जो नहरें बहती हैं गाँव में, वहाँ पे कूद के बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उन लोगों को नदी में से, नहर में से निकाल के लाठी से मारा गया। जब मैं वहाँ पे गया था तो वहाँ के उन लोगों की हालत इतनी बदतर हो गई थी, आप देखेंगे पूरा शरीर लाल हो गया था, पीठ पे चोट लगी थी, पैरों पे चोट लगी थी, हाथों पे लगी थी, मतलब हालत जो थी बस से बदतर हो गई थी। मैं आप यहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं, उनको मारा गया, उनको अगर वो नहर में अपने आप को बचाने के लिए वो कूद रही थी, तब भी वहाँ से घसीट के मारा गया। तो शायद वो लोग जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, वो कहते हुए नहीं थकते हैं। बिल्कुल, वो फ्लॉप है, वो यहाँ पे मुझे नहीं लगता लागू होती होगी। नहीं, उनका नारा बस कहने के लिए है। जी, सरकार है जो भाजपा की सरकार है, इनका जो काम होता है किताबी होता है। जैसे एक शेर भी तो है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी। तो बिल्कुल वही काम करती है भाजपा। देखेंगे इनके जो दावे होते हैं, इनके जो कार्य होते हैं, सिर्फ किताबी होते हैं, आंकड़ों में दिखते हैं, जमीनी स्तर पर कुछ देखेगा नहीं। जमीनी स्तर पे वही दिखता है जो हमारे सामने है, आप दिखा सकते हैं इसकी तरफ। ये है काम मायावती जी जो बोलता है। शायद ये जो काम बोलता है अखिलेश यादव का नारा था, लेकिन आज यहाँ अम्बेडकर पार्क में आपको दिखता है कि वो 2007 से 12 नारा यहाँ पर आजमाया जा रहा है। ये होता है काम, और ये काम बोलता है। तो आपने काम बोलने की बात की है, तो यहाँ पे मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि जरा दिखाएं लाइन से यहाँ पे क्या बोलते हैं हाथी की मूर्तियाँ हैं। ये भी बहुत विवादों में आया है, और इसका विवाद का कारण था कि जनता का पेट नहीं भरना है, पत्थरों में उनको क्या तलाशना है। तो क्या मायावती को जो ऊपर आरोप लग रहा था, आज जिन्होंने जो ये पार्क बनाया है, जो यहाँ पर आप यहाँ पे लोग आए हुए हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचाते हैं, उनके चेहरों पे एक खुशी रहती है, शायद ये पार्क उन्हें नहीं बनवाना था। नहीं, देखिए पार्क बनवाया उन्होंने, बहुत अच्छा किया जी, मैं तो इसका पूर्ण समर्थन करता हूँ। अगर अभी कोई मेरे सामने आके कहने लगे कि ये पार्क गलत तरीके से बनाया गया है, या फिर पार्क जो है ये बेफालतू बनाया गया है, मैं उसके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ, आंकड़ों के साथ। जी, देखिए आंकड़े तो यही कहते हैं कि दूसरे नंबर पे यही है पार्क जो सरकारी खजाने में सबसे ज्यादा रुपए देता है, तो इसमें इनको कोई घाटा होना नहीं चाहिए, इनको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। सरदार पटेल की मूर्ति बनी गुजरात पे, जब मूर्ति बनी तो वहाँ पे जो लोग थे, आदिवासी थे, जिनकी जमीनें थी, उनको वहाँ पे भगाया गया, तो एक तरीके से खदेड़ दिया गया उनको वहाँ से। वो चीजें यहाँ पे नहीं हुई, यहाँ की। लेकिन जो वहाँ पे सरदार पटेल की मूर्ति की आप बात कर रहे हैं, उसको तो विश्व पटल पर एक विकसित करने का प्रयास किया गया, वहाँ पे खर्चों की आंकड़ों की बात नहीं की गई, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है गुणगान करने में लग गई थी एकदम से सारी चीजें, तो यहाँ पे क्यों नहीं होता है? एक चीज और देखिए, सरकार कहती है स्वदेशी चीजों को अपनाइए, बढ़ावा दीजिए, और सरदार पटेल की मूर्ति जो बनी थी, सरदार पटेल की जो भाई साहब सरदार पटेल की जो मूर्ति बनी थी, उसमें जो लोहे का इस्तेमाल हुआ था वो चीन से आया इंपोर्टेड थे वो सारी चीजें। आपने चीन का जिक्र किया है, बाइकॉट चीन का नारा यही लोग लगाते हैं, ये हमारे भाजपा के प्रिय मित्र ही लगाते हैं, बाइकॉट चाइना, और वही लोग चाइना की चीजों को बड़े लेवल पे यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, जब चीन का जिक्र किया, शायद अहमदाबाद में चीन के साथ बैठ के झूला झूलना, ठीक है, साबरमती के तट पर गलवाइयाँ करना, और जब लाल आंखों की बातें आती हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं। तो ये दोहरा जो चरित्र बनाया जाता है, आप करें तो क्या बोलते हैं रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वही ना कि तुम करो तो मजा, हम करें तो मजा, बिल्कुल वही चीज है इस सरकार के साथ। और यहाँ पे मतलब एक बात को मैं कोट करना चाहूँगा, जो राजनीति देश की चल रही है, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो विकास, शिक्षा, रोजगार, क्योंकि देखिए इंडिया को डिजिटल किया जा रहा है,
मैं उसके समर्थन में बिल्कुल। इंडिया को डिजिटल होगा तो वो सारी चीज़ें लोगों को फ़ायदा होगी, लेकिन जो रोटी होती है वो ना गूगल से डाउनलोड होगी, ना वो यूट्यूब से मिलेगी, ना वो फेसबुक से मिलेगी। अगर रोटी आपको कमाना है या रोटी आपको खाना है तो उसके लिए रोज़गार होगा। तो शायद जो ये दिशा भटकाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैं हाल ही में 25 दिसंबर था, मैं देख रहा था कहीं बाबा साहब की मूर्ति तोड़ी जाती है, कहीं जो सेंटा क्लॉज गुजरात का मैंने देखा था, वहाँ पर उनको पकड़ के मारा जाता है। हाँ, उनको मारा जाता है। सेंटा क्लॉज जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी मूर्ति को तोड़ा जाता है। तो ये जो जोड़ने वाले हैं वो तोड़ने वाले कब से बने? देखिए वो लोग वो है जोकर की तरह, चेहरे पे मास्क लगाए हुए हैं, अंदर से कुछ और है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या है। वो दिखाते ऐसा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ठीक कुछ भी होता नहीं है। लेकिन ठीक कुछ भी नहीं होता है। वो कहेंगे ऑल इज वेल, कहेंगे, आपसे भी कहेंगे कि दिल पे रख कर हाथ कहिए ऑल इज वेल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सब चीज़ बिगड़ा हुआ है। स्थिति जो है आज की एकदम बद से बदतर होती जा रही है। जो अन्याय अत्याचार के मामले हैं 2019 से बढ़ के 2022 में बढ़ गए। आंकड़े हैं ये मेरे पास, मैं इसको स्क्रीनशॉट लगा भी, मैं इस आंकड़े को भी दिखाता हूँ। आंकड़े यही बताते हैं कि 2019 के मुताबिक 2022 में आंकड़े बढ़ गए। जीडीपी इनकी सरकार में सबसे डाउन चली जाती है, जो अभी तक कभी नहीं गई थी किसी भी सरकार में। और यही लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहते हैं रिमोट कंट्रोल। और आपको पता है एक ज़्यादा भारत सरकार में मंत्री हैं, बहुत बड़े ओहदा पे हैं। अभी एक क्या बोलते हैं मैगजीन निकली थी, उनको भारत में शायद क्या बोलते हैं महिलाओं में सबसे ज़्यादा सशक्त माना गया था। और जब उनसे अगर ये सवाल पूछा जाता है कि बताइए रुपया जो है वो क्यों कमज़ोर होता जाता है, तो मोहतरमा कहती हैं कि देखिए रुपया नहीं कमज़ोर हो रहा है, डॉलर बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीजन कमी नहीं है, आप सांस नहीं ले पाते हैं। ये उनका तर्क था। और जब उनसे ये भी पूछा जाता है कि देखिए साहब महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि थाली में अगर देखा जाएगा तो हम इन्फ्लेशन को देखेंगे, थाली में हम ये नहीं देखेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, थाली में ये नहीं देखेंगे कि चाइना के साथ वार हुआ उसमें खतरा कैसा हुआ, थाली में ये देखेंगे हम कि प्याज, दाल, रोटी, चना ये मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उनसे जब पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं महंगाई बढ़ गई है, तो कहती हैं अरे साहब हम तो लहसुन खाते नहीं, हम तो प्याज खाते नहीं। आप नहीं खाते हैं तो महंगाई बढ़ जाए। इस तर्क में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, ये जो उनका तर्क था ये बेबुनियाद तर्क था। जैसा आपने कहा कि कहती हैं वो कि रुपया नहीं गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा है। बिल्कुल। कोरोना टाइम में तो ये भी हो सकता है कि क्या बोलते हैं ऑक्सीजन तो है, आप सांस नहीं ले पा रहे। हाँ? तो ये उनके जो तर्क हैं ये सारे के सारे बेबुनियादी तर्क हैं। अब देखिए जिसको शिक्षा की नॉलेज ना हो, शिक्षा का ज्ञान ना हो, तो शिक्षा मंत्री बन के बैठा क्या ही बात करें। ठीक है, खैर इस वीडियो की समाप्ति की ओर ले चलते हैं। हमारे साथ थे समीर हाशमी जी, उनका चैनल है खबरी अड्डा। अपने चैनल के बारे में कुछ बताइए हमारे पास। देखिए मैं खबरी अड्डा चैनल चलाता हूँ और उसके बाद उस चैनल में मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो सामाजिक बात है, जो आपसे जुड़े मुद्दे हैं, जो हमसे जुड़े मुद्दे हैं, मैं पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरे जज्बे के साथ और पूरी ताकत के साथ मैं चाहता हूँ कि उसके लिए मुझे क्या बोलते हैं जो अपनी अदर चीज़ों को मैं साइड में रखता हूँ, लेकिन आपकी चीज़ें वो प्रथम होती हैं, क्योंकि आप प्रथम हैं, आप देश के नागरिक हैं, हर खबर आप तक पहुंचना जरूरी है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से अर्नब के साथ हम लोग ऐसी वीडियो आपके लिए कोशिश करेंगे लेके आते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने सोचा है कि आपसे जुड़े जो मुद्दे हैं, आपसे जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो एक फाइलों में दब जाती हैं, जो शायद सिर्फ नाम मात्र की रह जाती हैं, वो आप तक पहुंचाने का हम लोगों ने जिम्मा उठाया है और हम लगातार उसको करते रहेंगे। तो आगे का अर्नब आपको बताएंगे। जी बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। हम लोग इसको एक मिशन के रूप में काम करेंगे। बिल्कुल मिशन के तौर पर देखेंगे कि जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी मुद्दे हैं उन पर हम चर्चा करें और उनको आपके सामने लाएं। ऐसे ही हमारी जो बातें होंगी आगे भी बहुत सारी वीडियोस में होती रहेंगी। हम लोग ऐसे ही आपको नज़र आते रहेंगे। हमारे साथ समीर हाशमी जी हैं, ये खबरी अड्डा के संपादक हैं। ये लगातार आपको देखने को मिलेंगे आगे भी आने वाले वीडियोस में। तो आप लोग इनके भी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब पे, साथ ही साथ इनके फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। ये वीडियो कोलैबोरेशन में है तो आप इनके पेज को भी जाके फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो वीडियो हमने बनाई आज और ये जो चर्चा की हमने,
इस पर आपकी क्या राय है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बेहद मायने रखती है इस वीडियो के लिए और हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।